पहले देखेंगे समास कहते किसको है, समास होता क्या है। ठीक है, समास। ठीक है, आज हम देखने वाले हैं समास। समास के पहले बारे में हम बताना चाहते हैं समास कि समास होता क्या है। समास का तात्पर्य होता है संक्षिप्तीकरण। ठीक ना, संक्षिप्तीकरण, संक्षिप्तीकरण, संक्षिप्तीकरण। ठीक है, संक्षिप्तीकरण, इसका संक्षिप्तीकरण होता है। ठीक है, समास का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्तीकरण का अर्थ होता है छोटा रूप। ठीक ना, किसी शब्द का छोटा रूप लिखना हमारा समास कहलाता है। इसका इसका शाब्दिक अर्थ होता है शाब्दिक, शाब्दिक अर्थ होता है शाब्दिक अर्थ। ठीक है, शाब्दिक अर्थ होता है छोटा। ठीक है, शाब्दिक अर्थ होता है इसका छोटा। मतलब हम किसी बड़े को छोटे में जितना छोटा हम लिख सकते हैं ना, वही हमारा एक तरह से समास कहलाता है। ठीक है, बेसिकली समास समास होता है, यही संक्षिप्तीकरण होता है। ठीक है, संक्षिप्तीकरण। हम लोग इसका परिभाषा लिखने की कोशिश करें तो हम सीधा लिख सकते हैं पदों का मेल। ठीक है, पदों का मेल। नहीं तो ऐसे भी हम बोल सकते हैं दो या दो से अधिक शब्द मिलकर जब एक हो जाते हैं तब इस मेल को समास कहते हैं। या अदर वर्ड में ऐसे भी लिख सकते हैं दो शब्दों के मेल, मेल को योग भी कह सकते हैं, मेल या योग को समास कहते हैं। अगर और लिखना चाहे तो आप ये भी लिख सकते हैं दूसरे शब्दों में कहा जाए तो, दूसरे शब्दों में कहा जाए तो समास वह क्रिया है जिसके द्वारा हिंदी में कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट किया जाए। ठीक है, जैसे प्रकट किया जाए इसे बोल दिया। अब इसको हम लिख देते हैं। ठीक ना, जैसे हम पहले बताए समास के बारे में क्या चीज, पदों का मेल। ठीक है, पदों का मेल। ठीक ना, इसमें पदों का मेल होता है समास में, बेसिकली पदों का मेल ही होता है। ठीक है, हम इसी को बढ़ा चढ़ा के लिखना चाहें ना तो ये भी लिख सकते हैं ना दो या दो से अधिक पद, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक अधिक शब्द। ठीक है, शब्द मिलकर, दो या दो से अधिक शब्द मिलकर जब एक हो जाते हैं, जब एक हो जाते हैं, जब एक हो जाते हैं तो इसको हम समास कहते हैं। ठीक है, नहीं इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मानिएगा तो सब पॉइंट लाइन एक ही है। ठीक ना, इसको हम डिफरेंट डिफरेंट वे में लिख रहे हैं। ठीक ना, ऐसा इससे मतलब ही ना समझिएगा कि इसका डिफिनेशन कितना लंबा है। अब ये भी बोल दीजिएगा तो इसका डिफिनेशन हो ही जाएगा, इसमें भी इसका डिफिनेशन हो जाएगा, लेकिन हम इसको तोड़ तोड़ के लिखे ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, या हम भी लिख सकते हैं दो शब्दों। ठीक है, दो शब्दों, दो शब्दों के मेल, दो शब्दों के मेल, मेल को हम योग भी कह सकते हैं। योग को क्या चीज कहते हैं, समास कहते हैं, समास कहते हैं। ठीक है, एक और लिख देते हैं। ठीक है, समास, समास वह क्रिया है, समास वह क्रिया है जिसके जिसके द्वारा, जिसके द्वारा, ठीक है, जिसके द्वारा हिंदी, जिसके द्वारा हिंदी में कम से कम, ठीक है, कम से कम, कम से कम शब्दों
में, कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट किया जाए। अधिक से अधिक, अधिक से अधिक, अधिक से अधिक अर्थ अर्थ प्रकट किया जाए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा तो बोला है कम से कम शब्दों में। ठीक है, कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक हमको अर्थ प्रकट करना है। इस समास में बेसिकली करना यही है हमको, इस किसी भी वर्ड का संक्षिप्तीकरण करके लिखना है, मतलब कि छोटा छोटा रूप में लिखना है। ठीक है, छोटा रूप में लिखना है। समास यही होता है, जैसे हम जानते हैं होता है गंगा जल। ठीक है, गंगा जल, इसे यहाँ पे लिख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। इसको हम लिख लेते हैं, यहीं पे लिखिए एग्जाम्पल। ठीक है, लिखेंगे हम गंगा जल, गंगा जल। इसको हम तोड़ते हैं तो क्या जी हो जाएगा, गंगा का जल। ठीक है, गंगा का जल, गंगा का जल का हम संक्षिप्तीकरण कर, या इसका छोटा रूप कहिए, इसका छोटा रूप ये हो गया। ठीक है, तो छोटा रूप किसी बड़ा वर्ड को, यहाँ पर लिखा गया ना कम से कम किसी अधिक शब्द को छोटा शब्द में लिखना ही समास कहलाता है। तो ये गंगा जल हमारा हो गया क्या चीज, समास। ठीक है, अब कौन समास कौन समास है ये सब हम आगे पढ़ने वाले। ठीक है, ये हो गया समास। ऐसे यहाँ पे बोल भी सकते हैं का लोप होना, मतलब का को छुपा देना। ठीक है, का को छुपा देना ही समास कहलाता है। ठीक, कुछ न कुछ का लोप हुआ ना, ये का को हम छुपा दिए। गंगा जल में का दिख रहा है आपको, नहीं ना दिख रहा है, तो का को हम छुपा दिए। का को छुपा दिया यानी हमको संक्षिप्त हो गया, मतलब इसका छोटा रूप मिल गया। तो छोटा रूप मिलना ही समास कहलाता है। बात वही है। यहाँ पे हम ये भी मेंशन, ये भी लिख भी सकते हैं गंगा जल अर्थात गंगा का जल। गंगा और जल के परस्पर संबंध को बताने वाले कारक के चिन्ह का, यही का लोप होने से गंगाजल एक स्वतंत्र शब्द बना है। इसीलिए यह समासिक शब्द और इन दोनों शब्दों के संयोग को ही समास कहते हैं। वही बात है ना, आप ऐसे समझिए। ठीक है, अब आपको मैं एक और चीज बता देते हैं, अब बिगड़ा किसको कहते हैं। ठीक है, तो हम अब देखते हैं। हम ये भी कह सकते हैं, ठीक ना, कि हिंदी व्याकरण में समास का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप। ये हम बता ही दिए। समास का मतलब होता है, समास का मतलब होता है छोटा रूप। ठीक है, किसी भी शब्द का छोटा रूप ही समास कहलाता है, जिसके द्वारा कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक मतलब अधिक से अधिक बात बोला जाए, उसे हम समास कहते हैं। जैसे हो गया रसोई घर भी आप ले सकते हैं, रसोई घर। देखिए ये संक्षिप्त रूप हो गया, ये संक्षिप्त रूप हुआ। इसको हम तोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, रसोई बन जाएगा रसोई के लिए घर बनेगा। तो ये इसका संक्षिप्त रूप हुआ रसोई घर। ठीक है, हम यहाँ पे हम के लिए को हम कैसे भी छुपा देंगे ना, तो हमारा समास बन जाएगा। ठीक है, के लिए के लुप्त करना ही हमारा समास कहलाता है। बस ये बेसिकली फंडा यही रहने वाला है अपना। संस्कृत एवं अन्य भारतीय भाषाओं में समास की बहुतायता में प्रयोग होता है। जर्मन भाषा में भी सबका मतलब समास सबका बहुत ज्यादा प्रयोग होता है। ठीक है, लेकिन हमको इसमें मतलब कि टेंथ ट्वेल्थ तक ले हमको समास पढ़ना है ना, तो उसमें हमको समास पढ़ना है। बेसिकली कितना समास पढ़ना है, 6 समास ही पढ़ना है, 6 समास। ठीक है, 6 समास ही हमको पढ़ना है। और जो 6 समास हम आपको इतना अच्छा से पढ़ा देंगे ना कि आपका कोई भी ऑब्जेक्टिव छूटने का चांस नहीं बचेगा। ठीक है, पढ़ा देंगे हम। आप हथकड़ी भी लिख सकते हैं, हाथ के लिए कड़ी,
नील कलम भी लिख सकते हैं, नीला और कमल, नील और कमल, राजपुत्र, राजा का पुत्र, ये सब हम इसमें लिख सकते हैं। अब हम जानते हैं विग्रह किसको कहते हैं, समास, समास विग्रह, ठीक ना। वो सब होता है छोटा छोटा टर्म है जो पहले बता देते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, अब लेंगे समास, समास विग्रह, इसी का पार्ट है। समास विग्रह, ठीक है, हम ये देखने वाले हैं। देखिए हम यहाँ पे गंगाजल, गंगाजल को तोड़ के क्या चीज लिखे है, गंगा का जल। किसी छोटे रूप में, जो हमारा समास छोटा रूप में होता है, उसको बड़ा रूप में लिखना, बड़े रूप में लिखना ही हमारा समास विग्रह कहलाता है। ठीक है, ज्यादा इसको डिटेल में ना जानिए, कैसे हमको उतना इस पे क्या बताऊं, ज्यादा इस पे नहीं आता, ठीक ना। हमको मालूम होना चाहिए समास विग्रह, ठीक ना। देखिए गंगा, गंगा जल, नहीं तो यहाँ पे एक नया एग्जाम्पल लेते हैं, हम एग्जाम्पल में लेते हैं जैसे, ठीक है, जैसे लिखे हम राज प्लस पुत्र, राज प्लस पुत्र, राजा का पुत्र, ठीक है, राजा का पुत्र। समासिक शब्द के बीच के संबंध को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। ठीक है, राजा पुत्र, राजा प्लस पुत्र, ठीक है, इसके बीच के संबंध को स्पष्ट किया कौन, का, तो इसी को हम विग्रह कहेंगे, या इसी को, इसको भी हम विग्रह कह सकते हैं। बात यही है। इसको हम लिखना चाहे तो लिख सकते हैं समासिक, समासिक शब्दों, समासिक शब्दों, समासिक शब्दों के बीच संबंध, संबंध को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। ठीक है, समास विग्रह क्या चीज कहेंगे, याद रखिएगा, समास विग्रह सब जगह होगा, ठीक ना। वो आपको आए ना आए वो अलग बात है। इसमें आता है एक समास में, एक आता है उत्तर पद, ठीक है, ये सब आगे आगे काम आ गया। एक आता है उत्तर पद, ठीक है, उत्तर पद, या इसी को हम कह सकते हैं पूर्व पद, ठीक है, पूर्व पद भी कह सकते हैं। इसका हम कल के वीडियो में यूज करने वाले हैं, उत्तर पद या इस उत्तर पद, ठीक ना। एक और होता है, ठीक है, उत्तर पद, ना पूर्व पद मतलब, अरे यार, एक उत्तर पद, उत्तर हो गया, उत्तर पद हो गया, ठीक है। अब एक उत्तर पद मतलब बाद में आने वाला, पूर्व पद मतलब पहले आने वाला, ठीक है। ये सब क्या क्या होता है हम आगे बताएंगे, आगे बताने वाले, ठीक ना। जैसे पूर्व पद, ठीक है, उत्तर पूर्व पद कौन हो गया, जैसे मानिए कि राजा, राजा प्लस पुत्र, पुत्र, ठीक है, पुत्र, पुत्र आया लास्ट में आया ना, तो ये हो जाएगा उत्तर पद, ठीक है, उत्तर पद हो गया। जैसे राज, राज, राज आया क्या चीज पहले आया, राज आया पहले, तो ये हो जाएगा पूर्व पद, ठीक है। मतलब जो शब्द पहले आता है उसको कहते हैं पूर्व पद, और जो बाद में आता है उसको कहते हैं उत्तर पद। बस यही है। कितने प्रकार के होते हैं, ठीक ना। समास कितने प्रकार के होते हैं, हम इस लेक्चर में यही देखने वाले हैं। समास के भेद, प्रकार, वही बात वही होता है, ठीक ना। तो बेसिकली
समास 6 प्रकार का होता है, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव के लिए मोस्ट VPI रहने वाला है। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है समास कितने होते हैं, तो आप 10th में है, बिहार बोर्ड से पढ़ रहे तो आप आसानी से 6 लगा सकते हैं, ठीक ना। 6 समास होता है। पहला समास होता है, कौन कौन होता है वो भी बता देते हैं, ठीक ना। फर्स्ट में होता है द्वंद्व समास, द्वंद्व समास, ठीक है। फर्स्ट में द्वंद्व समास। एंड सेकंड में होता है तत्पुरुष समास, ठीक है, तत्पुरुष समास। उसके बाद होता है दुगु समास, ठीक है, दुगु समास। उसके बाद फोर्थ में आता है बहुव्रीहि समास, ठीक है, बहुव्रीहि समास। एंड फिफ्थ में देखने वाले हैं हम कर्मधारय समास, ठीक है, कर्मधारय समास। 6 में देखने वाले हैं हम अव्ययी भाव समास, ठीक है। जैसे हम अभी आपको शॉर्ट में बताते हैं, तो द्वंद्व समास में क्या होता है। द्वंद्व समास में होता है क्या चीज है, बेसिकली इसके दोनों पद प्रधान होते हैं। क्या होते हैं, दोनों पद प्रधान, ठीक ना। ये शॉर्टली है, अब इसको शॉर्ट नोट्स में लिख सकते हैं, ठीक ना। ये अभी हम शॉर्ट में बता रहे हैं। इसमें द्वंद्व समास में होता है क्या है, तो इसमें होता है दोनों पद प्रधान होता है। उसके बाद तत्पुरुष समास में क्या होता है, इसमें होता है उत्तर पद प्रधान होता है, ठीक है, उत्तर पद प्रधान होता है। इसके डिटेल में घुसेंगे, पहले हम शॉर्ट में देख लेते हैं शॉर्ट में इसका क्या चीज होता है। इसके बाद तत्पुरुष में होता है, ठीक है, नहीं तत्पुरुष हम गलत लिख लिए यहाँ पे। तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान होता है, ठीक है, उत्तर पद प्रधान होता है, ठीक है, उत्तर पद प्रधान होता है। उसके बाद दुगु समास में उत्तर पद, ठीक है, दुगु समास में भी वही बात होता है, उत्तर पद प्रधान। अभी आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, बट डोंट मेंशन, हम आगे जब डिटेल में देखेंगे ना तो उसमें आपको पता चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद बहुव्रीहि समास, इसमें होता है दोनों पद अप्रधान, ठीक है, अप्रधान, ठीक है। या इसमें इसी को कह सकते हैं तीसरा अर्थ जिसका निकलेगा, इसको हम कह सकते हैं जिसमें तीसरा अर्थ निकले, ठीक है, इसमें तीसरा अर्थ निकले, ये भी कह सकते हैं शॉर्ट में, हम शॉर्ट में देख रहे हैं। उसके बाद कर्मधारय में भी वही होता है, उत्तर पद प्रधान, ठीक है। अव्ययी भाव समास में होता है पूर्व पद, देखिए इसमें पूर्व पद प्रधान होगा, नहीं तो पूर्व पद क्या होगा, अव्यय होगा, या अव्यय, बात वही है। एंड या पहला उपसर्ग होगा, ठीक है, उपसर्ग। ये हो गया शॉर्ट में एक बार देख लेते हैं जल्दी में, ठीक है। देखिए द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान था, ठीक है, द्वंद्व समास में तत्पुरुष हो गया, तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान, दुग्ध में भी उत्तर पद प्रधान होता है। उसके बाद कर्मधारय, ये 3 को हुआ, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, द सेकेंड फिफ्थ में क्या चीज है, उत्तर पद प्रधान, ठीक है। तो इसको तत्काल आप साइड में डालिए, ठीक है, जिसमें दो सब सेम है उसको साइड में डालिए, ठीक है। अभी जिसमें नहीं है वो देखते हैं हम। जैसे द्वंद्व समास में क्या चीज था, द्वंद्व समास में है दोनों पद प्रधान, ठीक है, इसमें दोनों पद प्रधान होता है। बहुव्रीहि में होता है दोनों पद अप्रधान, ठीक है। अव्ययी भाव समास में होता है क्या चीज, पूर्व पद प्रधान होगा या अव्यय होगा या उपसर्ग होगा। ये तीनों याद हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट, फोर्थ एंड सिक्स्थ, इसमें कंफ्यूजन नहीं है, कंफ्यूजन होगा आपको 2 में, 3 में एंड 4 में, ठीक है। तब फर्स्ट को यहीं से याद रख सकते, दोनों पद जिसका प्रधान हो। उसके बाद अब बहुव्रीहि का याद रख सकते, दोनों पद अप्रधान हो, ठीक ना। उसके बाद अव्ययी भाव समास में क्या कहेंगे, पूर्व पद प्रधान हो या एक अव्यय हो, पहला पद या उपसर्ग हो, ठीक है। ऐसे हम देख सकते हैं। इससे मानिए कि टाइप का क्वेश्चन भी आएगा, मान लीजिए इससे कहीं क्वेश्चन इस टाइप का आया,
ठीक ना, आप लिख ली, यहाँ पे मान लेते हैं क्वेश्चन लिख देते, ठीक है, क्वेश्चन, ठीक ना, किस किस समास किस समास में एक भी पद प्रधान नहीं होता है। तो ये सब ऑब्जेक्टिव हो गया, किसमें प्रधान नहीं होता है। आप यहाँ पे आपको ऑप्शन कुछ इस टाइप से रहेगा, जैसे ऑप्शन ए में हम लगा दिए द्विगु समास, ठीक है, ऑप्शन बी में हम लगा दिए तत्पुरुष समास, ठीक है, उसके बाद लगा दिए सी में बहुव्रीहि समास, ठीक है, और उसके बाद डी में लगा दिए नॉन ऑफ दीज, ठीक है। तो आप इसमें क्या चीज लगाइएगा, इसमें क्वेश्चन ने बोला क्या चीज है, एक भी पद प्रधान नहीं होता है, ठीक है, कोई भी पद प्रधान नहीं हो। तो कोई भी पद प्रधान क्या चीज में नहीं होता है, देखिए इसमें होता है दोनों पद अप्रधान। बहुव्रीहि समास में क्या होता है, दोनों पद अप्रधान होता है, तो यहाँ पे हम लगा देंगे बहुव्रीहि समास इस टाइप का। तो हम पहले लिखेंगे, सबसे पहले हमको अध्ययन करना किसके बारे में, वो हो जाएगा द्वंद्व समास, ठीक है। फर्स्ट में क्या चीज हो जाएगा, द्वंद्व। पहले हम द्वंद्व समास को देखेंगे, एक एक करके सब समास को देखेंगे, ठीक है। लिखेंगे द्वंद्व समास, ठीक है, द्वंद्व समास हम देखेंगे। द्वंद्व समास में बेसिकली होता क्या है, इसमें होता वही है जिस समास के सभी खंड प्रधान हो। द्वंद्व समास में अभी लिखे भी थे बगल में जिसके दोनों पद प्रधान होते, यहाँ पे हम लिखे भी थे, क्या चीज लिखे थे, दोनों पद प्रधान, ठीक है, इसका दोनों पद प्रधान हो, लिखे थे ना इस साइड में हम शॉर्ट नोट्स में इसको लिख सकते हैं, शॉर्ट नोट्स में इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है, जिसका दोनों पद प्रधान हो। इसमें होगा वही जिसका, मतलब द्वंद्व समास में हो क्या होगा, बेसिकली यही ना कि इसका दोनों पद प्रधान होगा। डिफिनेशन हम लिखना चाहे तो हम डिफिनेशन पहले लिख देते, उसके बाद हम समझाएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक ना। तो लिखेंगे हम परिभाषा, ठीक है, परिभाषा में लिखेंगे हम जिस आप ही नोट कीजिए, ठीक ना, जिस समास के सभी खंड कहिए या पद कहिए, कुछ भी खंड कहिए या पद कहिए, ठीक ना, पद प्रधान हो, ठीक ना, प्रधान हो, या ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी में हम या करके भी लिख सकते हैं, दोनों पद प्रधान हो या दोनों पद प्रधान हो, यहाँ ठीक है, दोनों पद प्रधान हो, पहले इसका लिख लो और को सब लिख देंगे, ठीक ना, प्रधान हो, ठीक है, द्वंद्व समास कहलाता है, द्वंद्व समास कहलाता है। हम द्वंद्व समास को एकदम डीप में देखने वाले, ताकि इसे एक भी क्वेश्चन छूटने का कोई सवाल इस पैदा नहीं होता, ठीक ना, इस टाइप से हम पढ़ेंगे इसको, ठीक है। अगर और करके हम क्या चीज लिख सकते हैं, और करके ये भी लिख सकते हैं, विग्रह करने पर एवं आए, मानिए कि कोई दिया गया, कोई शब्द दिया गया जिसको विग्रह करना तो एवं आए, यहाँ पे लिख सकते हैं विग्रह हम बताए, तो विग्रह किसको कहते हैं पिछला क्लास में, ठीक ना, विग्रह करने पर, ठीक ना, विग्रह करने पर एवं, इस पे एग्जाम्पल भी करवाएंगे हम, एवं आया और आया अथवा आया, ठीक ना, अथवा आया, ठीक ना, ठीक है। या इसको और लिख सकते हैं, इस हो जाएगा ट्रिक कहिएगा तो इसका हो जाएगा, ये सब ट्रिक एक तरह से कहिएगा तो इसका हो जाएगा, सबका ट्रिक है, ठीक ना। उसके बाद हम देखेंगे या दोनों के बीच, या ऐसा भी लिख सकते हैं, या दोनों शब्द के बीच योजक चिन्ह किसको कहते हैं, ऐसा को कहते हैं योजक चिन्ह आए, ठीक ना, योजक चिन्ह आए, द्वंद्व समास कहलाता है। और में ये भी लिख सकते हैं, वो शब्द एक दूसरे का विलोम हो, वो शब्द एक दूसरे का विलोम हो, ठीक ना। आप देखिए ये डिफिनीशन मान लीजिए तो कहिएगा, तो मेन डिफिनीशन आपका ये हो जाएगा, ठीक है, मेन डिफिनीशन आपका ये हो गया। इससे ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है
कि कौन किस समास का दोनों पद प्रधान होता है, तो आप मांगेंगे क्या, कौन समास मांगेंगे तो द्वंद्व समास लगाएंगे, ठीक ना। इससे ऑब्जेक्टिव आएगा क्या चीज, कि किसका दोनों पद प्रधान होता है, तो हम ऑब्जेक्टिव में लगाएंगे कि द्वंद्व समास, ठीक है, मेन परिभाषा हो गया। ऐसे वो कहिएगा तो एक तरह से इसका क्या चीज है, शॉर्ट शॉर्ट ट्रिक, ठीक ना, शॉर्ट ट्रिक किसी की चीज को पहचानने का, ठीक है। हम सब का एक एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। द्वंद्व समास जैसे हो गया विग्रह करने पर एवं अवम अथवा आया, इस पे पहले हम देखते हैं, हम इससे एक उठाए, ठीक ना, विग्रह करने पर एवं आया, ठीक है। जैसे हम एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल में लिए हम माता पिता, ठीक है, माता पिता। आप यहां से ये भी देख सकते हैं ना कि इसके बीच में योजक चिन्ह है, योजक चिन्ह है, इससे भी ये बता सकते हैं कि ये कौन समास है, द्वंद्व समास है, ठीक है। आपको बता सकते हैं कि ये द्वंद्व समास है, योजक चिन्ह से ही बता सकते हैं, नहीं तो देखिए माता पिता, ठीक है, आपस में क्या चीज है, विलोम है, विलोम है, आपस में क्या है, विलोम है, तो इसे भी कह सकते हैं कि आप द्वंद्व समास से कह सकते हैं ना, हाँ, कह सकते हैं। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 1 देख लिए, अब एग्जाम्पल नंबर 2 देखेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 में देख जैसे लिखते हैं रात दिन, ठीक है, रात दिन। देखिए अब योजक चिन्ह उतना ध्यान क्या नहीं दीजिएगा, कहे से आप आगे चलिएगा ना तो आपको एक और दो समास में योजक चिन्ह देखने को मिल सकता है, ठीक ना, लेकिन योजक चिन्ह में मिले, ठीक ना, उसके साथ उसके बाद भी दोनों शब्द आपस में विलोम हो तो ये फिक्स है कि ये द्वंद्व समास ही होगा, ठीक है, द्वंद्व समास ही होगा। जैसे मानिए हम एगो वर्ड लिख दिए धीरे धीरे, आप कहिएगा सर इसमें भी तो योजक चिन्ह है, लेकिन ये आप समझिएगा कि योजक चिन्ह है इसमें, तो हम लगा देते द्वंद्व समास, लेकिन ये द्वंद्व नहीं होगा, ठीक ना, ठीक ना। इसमें डोंट, इसको और नहीं करके एंड कर दीजिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। योजक चिन्ह तो है, लेकिन ये एक दूसरे का विलोम नहीं है, ठीक ना। हमको क्या चाहिए, एक दूसरे का विलोम भी चाहिए, ठीक ना। योजक चिन्ह हो, लेकिन साथ में साथ वो शब्द एक दूसरे का विलोम होगा तभी होगा द्वंद्व समास, लेकिन नहीं होगा तो ये द्वंद्व समास नहीं होगा, ठीक है। ये आपको माथा में लगाना चाहिए, कैसे कभी कभी ना कंफ्यूजन हो जाता है इस पे। अब हम 5-6 को एग्जाम्पल और देखते हैं इस पे, इतना देखेंगे जिससे कि आपका सब डाउट बा खत्म हो जाएगा, ठीक ना, एक भी डाउट नहीं बचेगा। इस टाइप से हम इसको देखने वाले हैं। फिर एग्जाम्पल में देखेंगे हम, जैसे लिख देते हैं शिक्षक शिक्षिका, शिक्षक शिक्षक शिक्षिका, शिक्षक हो गया, उसके बाद शिक्षिका, शिक्षक शिक्षिका को आप देखिएगा तो योजक चिन्ह, तो योजक में गोली मारिए, शिक्षक शिक्षिका एक दूसरे का क्या चीज है, विलोम शब्द है, विलोम शब्द। ट्रिक से भी देख सकते हैं, नहीं तो आप इसे भी देख सकते हैं कि प्रथम पद शिक्षक है और सेकेंड पद शिक्षिका है, दोनों पद प्रधान है, दोनों पद आपस में प्रधान है। आप ऐसे भी मेन परिभाषा से भी देख सकते हैं, ठीक ना, इससे आप लगा सकते हैं कौन समास है, द्वंद्व समास है। लेकिन हम आपको ट्रिक वाइज बता गए ताकि आप ट्रिक से जाइए उस पर, ताकि आपसे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो, ठीक ना। इसलिए आप प्रथम पद पूर्व पद ऐसे जाइएगा तो आपको दिक्कत होगा, ठीक ना, इसलिए हम आपको बोलते हैं ट्रिक पे जाइए। जैसे आप ऐसे लिख दीजिए, एक और है धर्मा धर्म, ठीक ना, धर्मा धर्म। आप इसको क्या कीजिए, इसको आपको तोड़ना पड़ेगा तब पता चलेगा कौन समास। इसको क्या लिखेंगे, धर्म प्लस अधर्म, ठीक ना। आप देखिए ये दोनों का मिक्सिंग है, दोनों का मिक्स शब्द है, ये दोनों का मिक्स करके बनाया गया धर्माधर्म, ठीक ना, दोनों का मिक्स करके बनाया गया। तो इस यहाँ पे हम क्या चीज देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे धर्म और अधर्म आपस में क्या है, आपस में ये लोग विलोम शब्द है, तो इसलिए ये भी कौन समास होगा, ये भी होगा द्वंद्व समास, ठीक ना, ये भी होगा आपका द्वंद्व समास। इसमें कोई राय विचार नहीं लेना, ये द्वंद्व समास ही होगा। ऐसे पे देख सकते धर्माधर्म हो गया, उसके बाद हो गया आपका पापा पाप, पापा पाप, ठीक ना, पापा पाप। इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, पाप प्लस अपाप, ठीक ना, अपाप ऐड कीजिएगा तो ये यहाँ पे आ बन जाएगा, ठीक ना, तो पापा पाप हो जाता है। इसमें भी पाप प्लस अपाप, अपाप, ये हो गया पाप, ये हो गया अपाप, मतलब पाप नहीं पाप, ठीक ना। तो शब्द आपस में एक दूसरे का विलोम है, तो ये भी हो जाएगा द्वंद्व समास। उसके बाद हम एक और देख लेते हैं, लाभा लाभ, ठीक ना, लाभा लाभ, लाभा लाभ को तो क्या होगा, लाभ प्लस अलाभ, लाभ प्लस अलाभ, लाभ अलाभ एक दूसरे क्या चीज है, विलोम शब्द है, तो ये भी कौन समास होगा, ये भी हमारा द्विगु समास ही होगा, द्विगु द्वंद्व समास ही होगा, द्वंद्व
समास ही होगा, ठीक ना। इस पे और एक दो एग्जाम्पल जैसे बता सकते हैं। इस पे हो जाएगा अन्न, अन्न जल, ठीक ना, ये भी एक दूसरे का विलोम है। अन्न जल, राजा रानी, ठीक ना, राजा रानी हो जाएगा। राधा, राधा कृष्ण हो जाएगा, ठीक ना, राधा कृष्ण। आप ध्यान यही रखिएगा, इसका ट्रिक क्या है, इसमें ट्रिक यही है ना, इसका मानिएगा तो मेन ट्रिक यही है कि दोनों पद, दोनों शब्द होगा ना, दोनों शब्द होगा ना, एक दूसरे का विलोम या विपरार्थक शब्द विलोम होगा, ठीक ना। एक जब ये देखिएगा कि बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है, योजक चिन्ह के राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड साइड, दोनों साइड अगर शब्द एक दूसरे का विलोम है तो वो फिक्स है कि वो द्विगु समास ही होगा, या द्विगु समास नहीं, सॉरी, द्वंद्व समास ही होगा, ठीक है। इस सेशन में देखने वाले हम तत्पुरुष, तत्पुरुष समास, ठीक है। पिछले 3 लेक्चर में हम समास देख लिए थे, द्विगु समास भी देख लिए थे, समास के प्रकार भी देख लिए थे। अब इसमें आता है तत्पुरुष समास, ठीक है। तत्पुरुष समास पहले हम लिखेंगे, उसके बाद समझाएंगे, ठीक है। तत्पुरुष समास में पहला डेफिनेशन लिखने वाले हैं, ठीक है। तत्पुरुष समास, ठीक है। तत्पुरुष समास हम वैसे समास को कहेंगे, तत्पुरुष समास हम वैसे समास को कहेंगे जिसका अंतिम खंड या दूसरा पद, अंतिम खंड या दूसरा पद प्रधान हो, ठीक है, प्रधान हो। या ऐसे भी कह सकते हैं, तत्पुरुष समास हम ऐसे समास को कहेंगे जिसका पहला पद संज्ञा हो या विशेषण हो, जिसका पहला पद संज्ञा हो या विशेषण हो, और इसके बी और जब हम इसको विग्रह करेंगे, जब हम इसको तोड़ेंगे तो उसके भी कारक का चिन्ह आएगा, एक्सेप्ट कर्ता एंड संबोधन कारक को छोड़कर, बाकी बात जो 6 कारक बचता है ना, वो कारक इसमें यूज होगा, ठीक है। और ट्रिक में बात करें तो इसके ट्रिक में हो जाएगा, पहला पद संज्ञा या सर्वनाम, दूसरा पद प्रधान हो या सहायक वर्ड हो, और तीसरा में हो जाएगा विग्रह करने पर कारक चिन्ह आए, ठीक है। तो जो बोले वही लिखते हैं आप। तत्पुरुष समास वैसे समास को हम तत्पुरुष समास कहेंगे जिसका पहला नहीं अंतिम, ठीक है, जिसका अंतिम खंड, ठीक है, अंतिम खंड या दूसरा शब्द प्रधान हो, दूसरा वर्ड हम लिखेंगे, और करके लिख सकते हैं हम ये, ऐसे समास, ठीक है, ऐसे समास जिसका पहला पद, ऐसे समास जिसका पहला पद संज्ञा हो, पहला पद संज्ञा अथवा विशेषण हो, ठीक है। और अब तोड़ने पर या विग्रह करने पर ठीक है, कर्ता और संबोधन कारकों को
छोड़कर कारकों को छोड़कर शेष कारकों का विभक्ति शेष कारकों की विभक्ति प्रयुक्त होती है। ठीक है, ये अपना डिफिनीशन हो गया। ठीक है, ये अपना डिफिनीशन हो गया। अगर इसमें ट्रिक लिखना चाहे तो इसका ट्रिक होगा, इसका ट्रिक होने वाला है पहला पद। ठीक है, पहले लिखेंगे हम पहला पद। पहला पद क्या हो? पहला पद या तो संज्ञा हो, नहीं तो क्या हो? विशेषण हो। ठीक है, संज्ञा हो नहीं तो विशेषण हो। पॉइंट नंबर 1। अब पॉइंट नंबर 2 में देखेंगे हम दूसरा पद। ठीक है, दूसरा पद क्या हो? प्रधान हो नहीं तो सहायक शब्द हो, सहायक शब्द हो। ठीक है, सहायक शब्द हो। और तीसरा में लिखेंगे हम विग्रह करने पर कारक चिन्ह आए। ठीक है, खाली उसको किसको छोड़कर? तो होगा कर्ता और संबोधन कारक को छोड़कर। ठीक है, कारक को छोड़कर। ठीक है, अब हम इस पे देखने वाले हैं एग्जाम्पल 1 में देखिएगा, गंगा जल। तो इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा? इसको तोड़ेंगे तो होगा क्या होगा? गंगा का जल। ठीक है, गंगा का जल। ठीक है, इसको तोड़ेंगे तो होगा गंगा का जल। तो सेकेंड में देखते हैं ऐसे ही। सेकेंड में देखेंगे हम विद्यालय। ठीक है, तो ये क्या होगा? विद्या का आलय होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे हम लिखते हैं ऐसे विद्या के लिए आलय, तो ये आपका गलत विग्रह होता है। ठीक है, यहाँ पे होगा विद्या का आलय। ठीक है, विद्या का आलय। ऐसे ही हम एक दो और एग्जांपल्स देखने वाले हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं हम। 3 में हम लेते हैं देशभक्ति। ठीक है, देशभक्ति को विग्रह करके हम क्या लिखने वाले हैं? देश के लिए भक्ति नहीं होगा, सही है। देश के लिए भक्ति, देशभक्ति। ठीक है, तब तक इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। तो हम अब तत्पुरुष समास को हम शॉर्ट में देख लेते हैं। ठीक है, इसमें बेसिकली होता क्या है, आप तो एग्जाम्पल सब देख ही लिए, अब शॉर्ट में देखते हैं। ठीक है, तत्पुरुष समास हम वैसे समास में कहेंगे जिसका क्या हो? अंतिम। ठीक हो, अंतिम खंड कैसा होना चाहिए? तो ये होना चाहिए प्रधान होना चाहिए। ठीक है, अंतिम खंड प्रधान हो। ठीक हो, और पहला पद कैसा हो? अगर पहला पद कैसा हो? इसका पहला पद होगा
संज्ञा होगा या तो विशेषण, या तो विशेषण होगा। ठीक है, विशेषण होगा। ठीक है, इसको जब हम तोड़ेंगे, ठीक है, जब हम विग्रह करेंगे, विग्रह करेंगे तो उसमें हमको क्या निकलेगा, उसमें हमको ये निकलेगा विग्रह करने पर कारक चिन्ह, कारक चिन्ह आएगा। ठीक है, कारक चिन्ह आएगा। अब कारक में कौन कौन नहीं आएगा? ठीक है, कर्ता, कर्ता और संबोधन, संबोधन नहीं आएगा। बाकी जो 6 बच गया ना, बाकी जो 6 बच गया वो सब का चिन्ह इसमें आएगा। जैसे जो 6 को बच गया वो कौन है? वो है कर्म कारक, कर्म कारक हो गया, कर्ण कारक हो गया, एंड उसके बाद संप्रदान, संप्रदान कारक, उसके बाद आपादान, आपादान कारक, आपादान के बाद संबंध, संबंध कारक, उसके बाद आता है अधिकरण, अधिकरण कारक। ठीक है, कर्म, कर्म में क्या होता है, करण में क्या होता है, इसे हम लिख देते हैं। ठीक है, कर्म, कर्म में को होता है। ठीक है, करण में से होता है या के लिए होता है, के लिए, के कारण, कारण। ठीक है, के कारण। संप्रदान में होता है के या को लिए, को लिए। अपादान में हो गया से, अलग होने के सेंस में, अलग होने के सेंस में। ठीक है, संबंध, संबंध बताएगा का, के, की। ठीक है, और अधिकरण होगा में, पे, पर। ठीक है, तो जब विग्रह करेंगे तो हमारा ये चिन्ह सब आएगा। ठीक है, तो ही होगा हमारा तत्पुरुष समास। और मानिए कि ये चिन्ह आया, ठीक है, को आया, तो इसको हम कैसा समास कहेंगे? इसको हम कहेंगे कर्म तत्पुरुष समास। ठीक है, समास। जैसे मेरे को, जैसे हम उठाते हैं विद्यालय। ठीक है, पूछेगा विद्यालय कौन सा तत्पुरुष समास है, तो पहले विद्यालय को तोड़ेंगे। ठीक है, विद्यालय को जब हम तोड़ेंगे तो आएगा क्या चीज? विद्या का आलय। ठीक है, विद्या का आलय आएगा। तो विद्या का आलय कौन सा, इसमें कौन सा विभक्ति आया है, कौन सा कारक यूज हुआ है? तो इसमें कारक यूज हुआ है का, और का कौन सा कारक होता है? संबंध। तो इसको हम क्या चीज बोलेंगे? संबंध तत्पुरुष समास। ठीक है, ऐसे ही जिसका चिन्ह आएगा, मान लीजिए कि को के का चिन्ह आया तो बोलेंगे संप्रदान तत्पुरुष समास। मानिए से आया तो लिखेंगे हम अपादान तत्पुरुष समास। अगर को आ गया तो लिखेंगे कर्म तत्पुरुष समास। अगर से आ गया अलग होने के सेंस में, के कारण के सेंस में, तो लिखेंगे करण तत्पुरुष समास। तो कर्म धारय समास। ठीक है, कर्म धारय समास आज हम देखने वाले हैं कर्मधारय समास। कर्मधारय समास कहते किसको है? ठीक है, पहले बात आता है कर्मधारय समास कहते किसको है। तो आप ध्यान दीजिए, होइएगा, पिछला ही लेक्चर में बताया तत्पुरुष समास के बारे में। ठीक है, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास को जब तोड़ते थे, जब इसका विग्रह करते थे, ठीक है, विग्रह करते थे या तोड़ते थे तो एक बात हम लिखे थे कि कर्ता और संबोधन, संबोधन कारक को छोड़कर कैसे इसमें तत्पुरुष समास में हम कर्ता तत्पुरुष समास और संबोधन तत्पुरुष समास को नहीं लेते हैं, यूज हम नहीं करते। ठीक है, सबका चिन्ह यूज मतलब 8 कारक में 6 का यूज होता है इसमें, लेकिन 2 का यूज नहीं होता। वो 2 है कर्ता और संबोधन। तो वही कर्ता समास को हम कर्मधारय समास कहते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट हम ये लिख सकते हैं, कर्ता
ठीक है। कर्ता तत्पुरुष, कर्ता तत्पुरुष समास को हम कर्मधारय समास कहते हैं। ठीक है, कर्ता तत्पुरुष समास को हम कर्मधारय समास कहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जब कोई एग्जाम्पल आएगा तो वो कर्मधारय भी हो सकता है और कर्ता भी हो सकता है। कैसे? कर्मधारय समास कर्ता से ही निकला हुआ है, मतलब तत्पुरुष समास से ही निकला हुआ है। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि एक जो आया कोई वर्ड वो कर्मधारय समास भी हो सकता है, कर्ता समास भी हो सकता है। तो देखेंगे ऑप्शन में कौन है, उसके हिसाब से हम लगाने वाले। ठीक है, कैसे? कर्मधारय समास कहाँ से निकला है? तो तत्पुरुष समास से निकला है कर्मधारय समास। ठीक है, और इसका दूसरा लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं ऐसे, जिस तत्पुरुष समास में विशेष से विशेषण का मेल हो, ठीक हो, मेल हो। ठीक है, अब कभी कभी ऐसा भी हो सकता है ना, कभी कभी दोनों पद विशेषण होता है, विशेषण भी हो जाता है। ठीक है ना, कभी कभी दोनों पद विशेषण भी हो जाता है, तो घबराने वाली बात नहीं है। तो ये भी लिख सकते हैं, कभी कभी दोनों पद विशेषण हो जाते हैं। तो इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। एक और लिखना चाहे तो लिख सकते हैं हम ये भी कि पूर्व पद, ठीक है, पूर्व पद के बीच विशेषण का संबंध होता है। इसको आप ट्रिक के तौर पे भी याद कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका ट्रिक के तौर पे भी चल सकता है, विशेष से विशेषण। ठीक है, क्या हो गया आपका ट्रिक। ठीक है, और हाईलाइट पॉइंट ये भी हो जाएगा आपका कर्ता तत्पुरुष समास। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, कर्ता तत्पुरुष समास को कौन सा समास कहते हैं? तो आप सीधा लगाइए कौन समास? कर्मधारय समास। ठीक है, अब विशेष से विशेषण का बोध बताने वाला कौन सा समास होता है? तो वो भी कौन समास होगा? कर्मधारय समास ही होगा। ठीक है, इसका दोनों पद विशेषण भी हो सकता है। ठीक है, जिस कौन सा समास का दोनों पद विशेषण होता है तो आप उसमें भी लगाइएगा कर्मधारय समास। अब हम देखने वाले हैं इसका कुछ एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो अब हम देखने वाले हैं कुछ एग्जाम्पल इस पर। ठीक है, कुछ नहीं, बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए, कंफ्यूज ना हो कर्ता तत्पुरुष समास में और इसमें। ठीक है, देखने वाले हम कुछ सम एग्जाम्पल्स। ठीक है, जैसे लिखे हम नौ युवक लिखे। ठीक है, नौ युवक एवं कोई समास लिखे। ठीक है, माने कि कोई वर्ड लिखे, आप पता करना इस कौन समास है और काहे है। ठीक है, नौ, हमें 9 पार्ट ऐड हुआ। ठीक है, हम 9 निकाले, 9। ठीक है, युवक मतलब युवा। यहाँ पे बात ये नहीं होगा कि 9 गो युवा, ऐसा बात नहीं। यहाँ पे बोलेगा 9 युवक। यहाँ पे 9 का मतलब 9 का सेंस यहाँ पे क्या है? 9 का सेंस है यहाँ पे नया, और युवा मतलब युवा। मतलब यहाँ पे युवा की विशेषता, युवा तो युवा है ही, लेकिन युवा की विशेषता बताया जाएगा है कि युवा कैसा है? नया युवा है, नव युवक, नया युवा है। ठीक है, तो इसे ऐसे जब ऐसा विशेषण, जब देखिए ये विशेषण हो गया। ठीक है, ये विशेष्य है। ठीक है, ये विशेष्य हो गया आपका, ये हो गया आपका विशेष्य। ठीक है, विशेष्य हो गया।
और ये हो गया आपका विशेषण। विशेषण, ठीक है। विशेष की विशेषता बताता है, जिसे हम विशेषण कहते हैं। देखिए विशेष की विशेषता क्या चीज है? विशेष की विशेषता है ये, क्योंकि क्या विशेष की विशेषता ये नया है, ठीक है। यह आदमी नया है तो इसको कहेंगे नवयुवक। तो यहाँ पे दोनों में देखिए विशेष से विशेषण का हुआ कि नहीं भेद, मतलब विशेष से विशेषण का मेल हुआ, तो ऐसे समास को हम क्या कहेंगे? कर्मधारय समास कहने वाले। कैसे कौन समास कहने वाले हैं? कर्मधारय, ठीक है। विशेष से विशेषण वाला बात को समझ आएगा तो आपको याद पकड़ लीजिएगा इसको, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, नील कमल। नील कमल, ठीक है। तो इस वर्ड को सही से पढ़िएगा। तो यहाँ पे क्या चीज लिखा हुआ है? नील और कमल। यहाँ पे इसका होगा नीला है जो कमल, मतलब कि कमल का विशेषता क्या चीज है? कमल उजला भी होता है, नीला भी होता है, लेकिन यहाँ पे एग्जैक्ट बताया गया कमल का विशेषण, ठीक है। कमल का विशेषण बताया गया कि कमल कैसा है, विशेषता बताया गया कमल कैसा है, तो नीला कमल है। तो कौन समास हो गया? तो ये भी हमारा हो गया कर्मधारय, ठीक है। देखिए कमल क्या हो गया? कमल हो गया आपका विशेष से, कमल हो गया विशेष से, और नील, नील हो गया क्या चीज? विशेषण। विशेषण विशेष से की विशेषता बताता है। क्या बताता है? ये बताता है विशेषता, ठीक है। विशेष से की विशेषता बताने वाले को हम कर्मधारय, विशेष से की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं। जब दोनों का मेल हो, जब एक ही शब्द में दोनों का मेल हो, तो ऐसे शब्द को हम कर्मधारय समास कहेंगे, ठीक है। ऐसे ही आप लिख सकते हैं। आप समझ गए ना किसको कहेंगे हम कर्मधारय समास? अब जैसे देख सकते हैं चंद्रमुख, चंद्रमुख, यहाँ पे लिखे चंद्रमुख। चंद्र के जैसा मुख, यहाँ पे मुख का कंपेयर किससे किया गया? कंपेयर किया गया चंद्र से। तो कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास होगा। यहाँ हो गया महाजन, महात्मा, ठीक है। महात्मा, यहाँ पे क्या चीज लिखा गया है? महान है जो आत्मा। आत्मा कैसा है? महान है। आत्मा के बारे में बताया गया है, तो यहाँ पे महात्मा भी यह समास होगा। उसके बाद हो गया काली मिर्च। काली मिर्च, यहाँ बात क्या चीज मतलब ये कौन सा समास होगा? ये भी यही समास होगा। कैसे बताया जाएगा? काली है जो मिर्च। मिर्ची, मिर्ची हरी भी होती है, लाल भी होती है, लेकिन यहाँ पे काली है जो मिर्च, काली मिर्च। यहाँ पे मिर्ची की विशेषता बताया जाए कि वो कैसी है, कैसा है? काला है, ठीक है। और उसके बाद होगा, उसके बाद हम डाल सकते हैं महात्मा हो गया, महात्मा, महान पुरुष डाल सकते हैं। महान पुरुष, महापुरुष, महान पुरुष नहीं, महापुरुष, ठीक है। महापुरुष डाल दे, और डाल दे कमल नयन। कमल नयन, कमल नयन भी डाल सकते हैं। उसके बाद नील गाय, नील गाय, नील गाय हो गया। और हो गया पीताम्बर, पीताम्बर, ठीक है। पीताम्बर, लंबोदर, लंबोदर, ठीक है। इतना ही देखिए, हम सबको तोड़ के समझा देते हैं। महात्मा, महात्मा, महान, महान, जब महापुरुष, महान है जो पुरुष। पुरुष कैसा है? महान है। पुरुष की विशेषता बताया जाए कि वो महान है, तो कौन समास हो गया? कर्मधारय समास। यहाँ पे लिखा लगा कमल नयन, कमल नयन, कमल के जैसा नयन। नयन कैसा हो? कमल के जैसा हो। तब यहाँ पे भी नयन को कंपेयर किया गया किससे? कमल से, तो ये भी कौन समास हो गया? कर्मधारय समास। नील गाय, नीला है जो गाय, नीला है जो गाय। गाय कैसा है? नीला है। तो यहाँ पे नीला कंपेयर किससे किया गया? गाय का कंपेयर नीला से किया गया, तो ये भी हो जाएगा हमारा कर्मधारय समास। पीताम्बर, पीताम्बर। उसके बाद लंबोदर, लंबा है जिसका उदर, वो यहाँ पे लंबा है जिसका उदर, जिसका उदर उसका कैसा? लंबा है, तो ये भी हो गया हमारा लंबोदर समास, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे कर्मधारय समास किसको कहते हैं, कैसे पहचाने, इसका कुछ सब्जेक्टिव बता दे तो भी आप समझ आए। द्विगु समास, ठीक है। द्विगु समास, ठीक। इस समास में बेसिकली होता क्या है कि इस समास में पहला पद होता है जो होता है संख्यावाचक, संख्यावाचक। और दूसरा पद क्या होता है? दूसरा पद होता है
प्रधान। संख्यावाचक का मतलब क्या हो गया? संख्यावाचक का मतलब हो गया ना कि वहां पे एक आ जाए, दो आ जाए, तीन आ जाए, चार आ जाए, कोई संख्या आ जाए, ठीक ना, कोई संख्या आ जाए। पहले किसी भी समास में पहले संख्या आया तो हम मांगे संख्यावाचक। जैसे यहाँ पे होगा नव, नव युवक, जो हम पिछले वीडियो में देखे थे नव युवक। तो यहाँ पे नौ का सेंस, नौ का सेंस नौ नहीं है, ठीक है, नौ का सेंस नौ नहीं है, यहाँ पे नौ का सेंस है नया, ठीक है। तो ये सही सेंस है, ये गलत सेंस है, तो आप सेंस ही पहले निकालिए, उसके बाद देखिए कि बैठने वाला है तो बैठा है, नहीं तो नहीं बैठा है, ठीक ना, वैसे गलत हो जाएगा। तो इसका हम अगर डिफिनीशन लिखना चाहे तो लिख सकते हैं शॉर्टकट में। डिफिनीशन इसका लिख सकते हैं हम, जिस कर्म धारय समास का पूर्व पद प्रधान हो। पूर्व पद संख्यावाचक हो, या पूर्व पद संख्या प्रधान नहीं होगा, पूर्व पद संख्यावाचक हो। पूर्व पद कैसा हो? संख्यावाचक हो, ठीक हो। और यहां पे लिखेंगे और दूसरा पद कैसा हो? दूसरा पद प्रधान हो, ठीक है, दूसरा पद प्रधान हो। अब यहाँ पे अब कर्मधारय समास को नेगलेक्ट भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अब सीधा इतना याद रखिएगा तो भी चल जाएगा, ठीक ना। इसको ट्रिक में कहिएगा लिखने के लिए इसका, तो इसका ट्रिक एक ही चीज हो सकता है ना कि पहला पद, एक याद रखिए आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर याद रखिएगा पहला पद क्या होना चाहिए? तो होना चाहिए संख्या वाचक। संख्यावाचक में जैसे आता है वो भी लिखते, जैसे में कौन क्या चीज आएगा। जैसे में हो गया पंच, ठीक है, पंच आ गया, चतु आ गया मतलब चार, पंच मतलब पांच, चतु मतलब चार, त्रि मतलब तीन, ठीक है, चौ मतलब चार, ठीक है, सत मतलब सात, ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। और इसका आएगा होगा दूसरा पद प्रधान। ये आप ट्रिक में इतना छपाई कर सकते हैं, ठीक है। ये आप शॉर्ट नोट्स जो बनाइएगा उसमें आप इसको लिख सकते हैं। ये आपका हमारा हो गया अपना ट्रिक, ठीक है। अब हम इस पे करने वाले हैं एग्जाम्पल्स। क्या चीज करने वाले हैं? एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल हम करने वाले हैं, लिखेंगे पहले बात हम लिखेंगे पंच तत्व। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे पंच पहला पद है, ठीक है, दूसरा पद है तत्व। अब अगर तत्व को छुपा दिए तो पंच का मतलब कुछ पता चल पाता? नहीं चल पाता है। तो ये तत्व है शब्द में तभी शब्द है, नहीं तो शब्द नहीं लगेगा, ठीक ना। सब पंच, अगर ये तत्व शब्द में से हटा दिया जाए तो ये पंच का कोई वैल्यू न बच जाएगा। तो यहाँ पे इसीलिए तत्व क्या हो गया? यहाँ पे हमारा हो गया प्रधान शब्द। इसके बिना ये है तो शब्द, नहीं तो शब्द नहीं है। और लेकिन पंच मतलब हो गया पांच तत्व, ठीक ना, पांच तत्व, ठीक ना। यहाँ पे पांच आ गया, ये आ गया पहला पद। ये याद रखिएगा पूर्व पद है, ये उत्तर पद है, ठीक है, उत्तर पद। ये हमारा हो गया कौन पद? ये हो गया हमारा पूर्व पद। तो डेफिनेशन में क्या बताए थे कि पूर्व पद संख्यावाचक होना चाहिए। तो पांच क्या है? संख्यावाचक है, संख्यावाचक। हमारा पांच क्या है? संख्यावाचक है। और डेफिनेशन में देखे थे कि पहला पद संख्यावाचक हो, तो पहला पद संख्यावाचक है, हाँ है। और दूसरा पद क्या हो? प्रधान हो, हाँ है। तो हम क्या लगाएंगे आंख मूंद कर? तो हम आंख मूंद को सीधा लगाने वाले हैं कि ये हमारा है द्विगु समास, ठीक है, द्विगु समास। ऐसे ही हम एक दो और एग्जाम्पल देखने वाले हैं, तो एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ऐसे लिखते चतुर्भुज समझ में आएगा क्या? चतुर्भुज
चतुर्भुज, ठीक है, चतुर्भुज, चतुर्भुज। यहाँ पे हम भुज को छुपा देंगे तो चतुर मतलब चार होता है, उसका कोई मतलब रहेगा नहीं, ना रहेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, भुज जो होगा और चतुर, ठीक है। तो ये हमारा अपना हो जाएगा उत्तर पद, उत्तर पद। हमारा ये हो गया कौन पद, पूर्व पद, ठीक है। ये इसमें ये क्या हो गया, पूर्व पद हो गया संख्यावाचक है, संख्यावाचक। और भुज मतलब होता है बाह, ठीक ना, भुज मतलब होता है हाथ। तो हाथ क्या है, संख्यावाचक तो ना होगा, हाथ प्रधान पद है, प्रधान पद है। मतलब भुज के बिना ही इस वर्ड का कोई वैल्यू नहीं बचा, तो इसलिए ये हो जाएगा प्रधान। अब हम डिफिनेशन में देखे थे कि पहला पद क्या हो, संख्यावाचक हो, पहला पद संख्यावाचक हाँ है, और दूसरा पद कैसा हो, उत्तर पद, या दूसरा पद कैसा हो, प्रधान हो, हाँ है। तो ये कौन सा समास हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा अपना द्विगु समास, नो डाउट, ठीक है, द्विगु समास। अब हम कुछ एग्जाम्पल दे देते हैं जो आप ट्राई कीजिए, याद कीजिए, जो कीजिए वो कीजिए, लेकिन आपके माथा में बसा रहना चाहिए ये सब, ठीक है। पंचतत्व चतुर्भुज तो बता दिए, आप लिखेंगे त्रिकाल, तीन काल, ठीक है। यहाँ इसका होगा तीनों काल या तीन काल, ठीक ना। तो तीन काल, तीन क्या चीज है, संख्यावाचक है, काल प्रधान हो जाए तो क्या हो जाएगा अपना, हो जाएगा अपना द्विगु समास, ठीक है। दूसरा में लिखने वाले हम चौराहा, जहाँ पे चारों मतलब चारों जो चारों सड़क होता है ना वो एक समान मिलता है, उसको हम कहते हैं चौराहा। सतसुई, सात गो सुई, सतसुई सात सुई, ठीक है। चौमासा, चार मासा, मासा नहीं, इसके बाद होगा पंच तत्व, पंचवटी, पंच तत्व तो बता ही दिए, तो पंचवटी लिखते हैं। उसके बाद लिखते हैं नौ ग्रह। यहाँ पे इसका सेंस ये भी हो सकता है नया है जो ग्रह, लेकिन यहाँ पे सेंस बनता भी है नौ ग्रह। नौ ग्रह कितने होते हैं, 9 होते हैं। तो यहाँ पे ये भी सेंस बनता है, 9 का भी सेंस बनता है, ठीक है। यहाँ पे नया का भी सेंस बनता है, और कभी कभी यहाँ पे 9 का भी सेंस बनता है। तो आप अब देखिएगा कि ऑब्जेक्टिव में क्या चीज है, उसके बाद ही लगाइएगा, ठीक है, नहीं तो आपका दिक्कत हो जाएगा आपका। यहाँ पे 9 का दो सेंस है, ठीक। जैसे यहाँ पे हम बताए थे नवयुवक, नवयुवक, तो यहाँ पे 9 का सेंस नहीं बन सकता है, 9 का सेंस बनेगा ही नहीं, कैसे 9 गो युवक, 9 गो युवक, क्या 9 गो युवक, कुछ बन नहीं ना बन रहा है। तो इसलिए 9 यहाँ पे होगा नया। यहाँ पे 9 का सेंस नहीं बनता, लेकिन यहाँ पे 9 का सेंस बनता है। 9 कुछ 9 ग्रह होते हैं ना, तो इसलिए 9 ग्रह लगा सकते हैं। तो यहाँ पे अगर नया का मतलब कि यहाँ पे नया का सेंस यूज किया तो ये कौन समास हो जाएगा, ये हो जाएगा कर्मधारय समास, ठीक है, कर्मधारय समास। अगर 9 का यूज कीजिएगा तो ये हमारा कौन समास हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा द्विगु समास, ठीक है। तो आप सोच समझ कर कदम उठाइएगा, नहीं तो एक्सीडेंट नहीं करवा लीजिएगा, ठीक ना। अब चलते हैं आगे, दुपट्टा, दुपट्टा, ठीक है। इसमें भी है पहला पद संज्ञावाचक मांगेगा, द्विगु समास। उसके बाद लिख सकते हैं हम सप्तऋषि, 7 ऋषि को हम सप्तऋषि कहते हैं, तो ये भी हमारा हो जाएगा, ठीक है। अब एक दो और लिख देते हैं, त्रिकोण, 3 कोण, ठीक है, त्रिकोण ऐसे लिख सकते हैं। एक बार नवरात्रि, नवरात्रि। अब यहाँ पे फिर आप कंफ्यूज होइएगा कि सर 9 का, यहाँ पे 9 का हम 9 का कौन सा सेंस में यूज करें। यहाँ पे मानिए आप 9 का सेंस 9 में यूज कर लिए, यहाँ पे नया यूज कर लिए, ठीक है। नवरात्रि, नवरात्रि होता है, एक पबनी उबनी होता है ना जब दुर्गा जी वाला होता है, तो वो नवरात्रि, यहाँ पे नवरात्रि बैठा तो 9 भी सही है, और नया रात ये भी सही है। तो हमारे यहाँ पे दोनों सेंस एलिजिबल है। तो जब 9 रहेगा तो हम लगाएंगे कौन सा समास, द्विगु समास लगाएंगे, और जब नया होगा तो कौन समास लगाएंगे, कर्म धारय समास। यहाँ पे सेंस देखेंगे, सेंस बैठ गया, ठीक है। और फिर से यहाँ पे हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव मतलब कि ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन में क्या दिया गया उसके हिसाब से मारेंगे, एक्सीडेंट नहीं करेंगे हम सब, ठीक ना। तो आई होप आप देख ली होइएगा। अब इसके बाद बचा हुआ है कौन समास, इसके बाद 2 समास और बचा हुआ, ठीक है। 2 बता के उसके बाद इस पे हम क्वेश्चन करने वाले, प्रैक्टिस क्वेश्चन करने वाले हैं। उसके बाद हमारा समास खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम कुछ नया इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट करेंगे। वाला है
अव्ययी भाव समास, ठीक ना। अव्ययी भाई अव्ययी भाव समास, ठीक है। अव्ययी भाव समास, ये समास में होता क्या है बेसिकली, ठीक ना। इस समास में होता है प्रथम पद अव्यय होना चाहिए, ठीक ना। जैसे इसमें होना चाहिए लगभग प्रथम पद या तो अवयव हो, ठीक है, अवयव हो, या उपसर्ग हो, ठीक है, या उपसर्ग हो, या नहीं तो अव्ययवाची हो। समस्त पद अव्ययवाची हो, ठीक ना, समस्त पद अव्ययवाची हो, ठीक है। ऐसे ये भी लिख सकते हैं, नहीं तो ऐसा भी लिख सकते हैं कि जिसका पहला पद अथवा पूर्व पद, वही पहला पद प्रधान हो, जिसका समस्त पद क्रिया विशेषण हो, ठीक है। या ये भी लिख सकते हैं पहला पद प्रधान हो, या बाकी हो, और हो जाए ना इसका समस्त पद, और पूरा जिसका समस्त पद कैसा हो, समस्त पद क्रिया विशेषण हो, क्रिया विशेषण, ठीक है। तो हम इसका लिखते हैं, डिफिनेशन में क्या चीज आ सकता है वो लिखते हैं, ठीक है। अव्ययी भाव समास, ठीक है। जिस समास का ऐसे लिखेंगे अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास, ऐसे समास को कहेंगे, ऐसे समास को कहेंगे जिसमें या जिसका पहला पद प्रधान तथा समस्त पद क्रिया विशेषण हो, क्रिया विशेषण हो, या ऐसे लिखते क्रिया विशेषण अव्यय हो, ठीक है। और ट्रिक में लिखिए या कुछ में लिखिए, लेकिन आप लिख सकते हैं ऐसे, पहला पद अवयव, ठीक है, या उपसर्ग, ठीक है, नहीं तो यहीं तक आप लिखिए, ठीक है। थर्ड में लिखेंगे हम समस्त पद क्रिया विशेषण, वो भी समस्त पद क्रिया विशेषण हो, ठीक है। समस्त पद कैसा हो, क्रिया विशेषण हो। एक और भी लिख सकते हैं हम, लिंग वचन आदि के कारण इसका रूप नहीं बदलता है, ठीक ना। प्राय इसका एक पद अवयव होता है और दूसरा पद संज्ञा होता है। ये आप चाहे तो लिखिए, नहीं तो इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन हम लिख देते हैं। आपको मन होगा तो लिखिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा, ठीक है। लिंग वचन आदि के कारण इसका रूप नहीं बदलेगा, बदलता है, या बदलेगा, नहीं बदलता है, ठीक है। प्रायः इसका एक पद, कम से कम एक पद अव्यय होता है, और दूसरा पद संज्ञा, ठीक है। तो हमारा ट्रिक के क्षेत्र में आने वाला दो पॉइंट है, वो दो पॉइंट है हमारा ये पॉइंट, ठीक है। ये पॉइंट को हम कह सकते क्या चीज, ट्रिक, ठीक है। इससे हम सब क्वेश्चन को पकड़ने वाले हैं।
अब देख, अब इस पे करते हैं ऑब्जेक्ट, मतलब इसका एग्जाम्पल सब, ठीक है। इसका एग्जाम्पल एग्जाम्पल में लिखेंगे हम यथाशक्ति, ठीक है, यथाशक्ति। इसका मतलब होता है, इसको जब तोड़ेंगे तो कैसे लिखेंगे, इसको तोड़ेंगे तो लिखेंगे यथा प्लस शक्ति, ठीक है, यथाशक्ति। और देखिए यथा जथा ये सब हमारा अवयव शब्द होता है। कैसा शब्द होता है, ये सब होता है हमारा अव्यय शब्द, अव्यय होता है, ठीक है। तो जैसे ही प्रथम पद आया, क्या चीज, अव्यय, जैसे ही प्रथम पद आया अव्यय और ये पद आया संज्ञा, ठीक है, या क्रिया विशेषण, मतलब शक्ति कैसा है, तो यथा मतलब बहुत शक्ति है इसके पास, ठीक ना, यथा शक्ति, बहुत शक्ति इसके पास। तो यहाँ पे क्रिया विशेषण का बोध हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्रिया विशेषण का बोध हुआ कि नहीं हुआ, देखो यहाँ पे क्रिया विशेषण का ही बोध हो गया, क्रिया विशेषण, ठीक है, क्रिया विशेषण का बोध हो गया। तो इसीलिए नो डाउट ये कौन सा समास होने वाला है, ये होने वाला है अव्ययी भाव समास, ठीक है, अव्ययी भाव समास। वैसे हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, प्रतिदिन, ठीक है, प्रतिमास नहीं, प्रतिमाह होता है, प्रतिमास भी लिख सकते हैं या प्रतिमा नहीं लिखेंगे, प्रतिमास लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, तुगेगा तो इसको लेकिन क्या चीज, प्रति प्लस दिन। तो प्रति कौन सा, प्रति क्या है, तो प्रति हमारा है अव्यय, ठीक है, प्रति हो गया अव्यय। तो पहला पद अव्यय आया तो क्या कौन समास हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव, ठीक ना, अव्ययी भाव। इसमें भी प्रति आ गया तो ये भी हमारा अवयव हो गया, तो ये कौन समास हो जाएगा, ये भी हमारा अव्ययी भाव समास हो जाएगा, ठीक है। और एक दो और लिखेंगे, आसमुद्र, ठीक ना। यहाँ पे भी आ क्या है, आ हमारा अव्यय है, ठीक है। तो ये कौन समास हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा अव्ययी भाव समास। तो लिखेंगे आजन्म, मतलब कि जीवन भर, आजन्म। आ भी हमारा होता है अव्यय, ठीक ना। अरे अव्यय नहीं होता, ये सब होता है उपसर्ग होता है, ठीक है, उपसर्ग। प्रति क्या है, उपसर्ग है, प्रति उपसर्ग है। तो यहाँ पर बताए थे कि उपसर्ग भी अव्यय आए नहीं तो उपसर्ग है, तो कौन समास होगा, तो हमारा होगा अव्ययी भाव समास, ठीक है। प्रति उपसर्ग है, यहाँ ही प्रति उपसर्ग है, तो उपसर्ग आ गया पहले, तो ये कौन समास होगा, अव्ययी भाव समास। यहाँ पे आ क्या है, उपसर्ग है, तो कौन समास हो गया अव्ययी भाव समास। यहाँ पे भी आ क्या है, उपसर्ग है, ठीक है। तो डिफिनीशन में है कि पहला पद उपसर्ग हो या अवयव हो, ठीक ना। ऐसा नहीं कहा गया कि खाली अव्यय ही हो, उपसर्ग होगा तो भी चलेगा। तो यह कौन समास हो जाएगा, अव्ययी भाव समास, ठीक है। इसमें कुछ एक्सेप्शन में लिखना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे लिख सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना, इसमें एक ही शब्द योजक चिन्ह से जुड़ा हो या दोहराया जाए, ठीक है, एक ही शब्द हो, देख एक ही शब्द जैसे मान लिए हम लिख देते हैं कुछ, एक ही शब्द जैसे हैं दिन, एक ही शब्द है, योजक चिन्ह जुड़ा भी है, ठीक है, दोनों एक ही शब्द है ना, जुड़ा भी है, ठीक है, दोनों चिन्ह आपस में जुड़ा भी है, और ये दोहराया गया भी है, ठीक है, दोहराया गया है ना, दोहराया गया भी है। तो ये कौन समास हो जाएगा, ये भी हमारा अव्ययी भाव के वही में आता है, क्षेत्र में अव्ययी भाव, ठीक है। दिन आ जाएगा, या फिर मन ही मन, या लिखेंगे रातों रात, ये भी हो सकता है, कभी कभी, ठीक है, धीरे धीरे, बार, ठीक है। इसको लिखना चाहता है ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, नोट्स में लिख लीजिएगा इसको, नोट्स बना के नोट में लिखिएगा इसको कि एक ही शब्द, ठीक है, एक ही शब्द
एक ही शब्द योजक चिन्ह योजक चिन्ह से जुड़ा या दोहराया गया हो। ठीक है, ये नोट्स में लिखेगा, ये पूछने का चांस कभी कभी होता है, लेकिन पूछेगा तो इसका आंसर होना चाहिए ना मालूम। तो ये आप नोट्स में लिख लीजिएगा, ये वाला लाइन। ठीक है, इसमें आ जाएगा मन ही मन, रातों रात, कभी कभी, धीरे धीरे, बार बार। ठीक है, बार बार, दिन दिन, दिने दिन, दिने दिन, ऐसा हो सकता है। बहुव्रीहि समास। ठीक है, बहुव्रीहि समास। ठीक है, ये हमारा समास पर लास्ट क्लास होगा। ठीक ना, और एक क्लास और आएगा जिसमें हम सब इसका सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब कर लेंगे। ठीक ना, ताकि हमारा बोर्ड में एक भी ऑब्जेक्टिव समास से छूटे नहीं। बहुव्रीहि समास, बेसिकली बहुव्रीहि समास में होता क्या है, ऐसे आप ऊपर झाप के देखिएगा तो बहुव्रीहि समास में होता क्या है, ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम है। ठीक है, भगवान का नाम है, या कोई भी पद प्रधान ना हो। ठीक है, प्रधान ना हो, या ऐसे एक ये भी लिख सकते हैं हम, कोई पद प्रधान ना हो, या ऐसे इसको हम ये भी लिख सकते हैं, कोई तीसरा अर्थ निकले। ठीक है, कोई तीसरा अर्थ निकले। ठीक है, कोई तीसरा अर्थ निकले। तो ये सब हो गया छोटा मोटा टॉप वो सब। ठीक ना, पॉइंट सब, लेकिन इसको हम सही से देखने वाले हैं। तो इसका हम डिफिनीशन पहले लिखते हैं। ठीक ना, डिफिनीशन कैसे लिखेंगे, पहले इसका डिफिनीशन लिखते हैं हम, जो कुछ होगा इस प्रकार से। ठीक है, जिस पद में कोई पद प्रधान नहीं होता है, अबे ऐसा तो ऐसा नहीं, बहुव्रीहि समास ऐसे समास को कहते हैं जिसका कोई भी पद प्रधान ना हो। ठीक ना, और अपने से भिन्न किसी संज्ञा का विशेषण बतलाता हो, किसी संज्ञा का विशेषण बतलाता हो या बताता हो, विशेषण बताता हो। ठीक है, ऐसे समास को हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। और उसके बाद अब शॉर्ट में लिखने वाले हम कि कोई भी पद प्रधान नहीं होता। ठीक है, कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, यानी सभी पद अप्रधान होते हैं। ठीक है, दोनों दे सकता है, तो ध्यान रखिएगा। और लास्ट में ये भी लिख देते हैं, इसमें भगवान का नाम है, भगवान का नाम ज्यादातर आता है, भगवान का नाम। थर्ड में ये भी लिख सकते हैं हम, देखिए ये एक्सेप्शन में आता है 51, 21, 31। ठीक है, ये नहीं तो बहुव्रीहि समास है, ये नहीं तो बहुव्रीहि समास होता है। ठीक है, और ना ही ये द्विगु की श्रेणी में आता है। ठीक है, द्विगु के श्रेणी में आता है। ठीक है, तो इसको किसी श्रेणी हम काउंट नहीं करने वाले। ठीक है, हम बता देते हैं ना, आप द्विगु समास में ले जाइएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 2 पॉइंट
ठीक है, 2 पॉइंट जो हमारा, इसको हम कहेंगे ट्रिक। ट्रिक नहीं तो इसमें तीसरा पॉइंट एक और ऐड कर सकते हैं हम, कि जिसका तीसरा अर्थ निकले, ठीक ना, ऐड कर ही देते हैं, जिसका तीसरा, जिसका क्या हो, तीसरा अर्थ निकले। ठीक है, जिसका तीसरा अर्थ निकले, ये भी हमारा ये बॉक्स में शामिल हो जाएगा, मतलब कि ट्रिक में शामिल हो जाएगा। अब हम इसमें देखने वाले हैं एग्जाम्पल्स, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स। ठीक है, वीणा पानी, पहले लिखेंगे वीणा पानी, सबसे फेमस एग्जाम्पल जो ज्यादा बार पूछा गया बोर्ड में। ठीक है, वीणा पानी। वीणा पानी, बिना पानी एक अलग वर्ड है। बिना पानी का मतलब होता है, बिना पानी का मतलब क्या होता है, मतलब होता है सरस्वती, सरस्वती भगवान। ठीक ना, सरस्वती जी होते हैं। ठीक है, बिना पानी नहीं, दोनों शब्द कोई सिमुलर नहीं है। ठीक ना, सिमुलर नहीं है बस, लेकिन ये संज्ञा, मानिए कि सरस्वती संज्ञा है, मानिए नहीं, सरस्वती संज्ञा है, संज्ञा का विशेषण हो गया। ठीक ना, संज्ञा की विशेषता बताता है, तब हम विशेषता से यहाँ पे आए, ऐसा वाला हो जाता है। बिना पानी सरस्वती, सीधा मतलब इसका तीसरा, बिना पानी का तीसरा अर्थ निकल गया है। ठीक ना, समझे ना, बिना पानी का मतलब होता है सरस्वती जी, और जब मतलब निकले किसी वर्ड में तो वो बहुब्रीहि समास होगा। ठीक है, बिना पानी हो गया, उसके बाद दशानन, दशानन, दशानन मतलब क्या चीज होता है, दशानन मतलब लिख देते हैं वो लोग, वो आप लोग याद कर लीजिए। ठीक ना, किसका मतलब क्या होता है। दशानन मतलब होता है रावण, 10 हाथों वाला, 10 हाथों वाला, तो यह दूसरा समास भी हो सकता है। ठीक ना, 10 हाथों वाला, 10 हाथों वाला कौन समास में आएगा, द्विगु समास में भी आ सकता है। तो वो ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे, देखिएगा कौन ऑप्शन सटीक है उसको मांगेगा। ठीक ना, ऑप्शन के हिसाब से। यहाँ पे लंबोदर, लंबोदर लंबा है, जिसका उदय हम हमारा कर्मधारय समास भी हो सकता है और बहुब्रीहि समास भी हो सकता है। तो देखेंगे ऑप्शन में कौन समास है, उसी को मारेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि आपको कर्मधारय भी दे देगा और बहुब्रीहि भी दे देगा, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक ना, लंबोदर मतलब होता है गणेश जी, लंबा है जिसका उदर, गणेश। ठीक ना, गणेश जी होता है। उसके बाद हो गया पीताम्बर, पीताम्बर मतलब क्या चीज हो गया, कृष्ण जी, पीताम्बर मतलब कृष्ण जी। ठीक है, चंद्रमौली, चंद्रमौली लिखिए, चंद्रमौली या नीलकंठ। ठीक है, नीलकंठ, दोनों का मतलब क्या होता है, दोनों का मतलब एक ही होता है, वो होता है शिव भगवान, शिव। ठीक है, उसके बाद गजानन, गजानन, ये हमारा हो जाएगा गणेश। ठीक है, गणेश जी। उसके बाद आता है चक्रपाणिनी, चक्रपाणी, चक्रपाणी नहीं, चक्रपाणी, ये हमारा हो जाएगा विष्णु, विष्णु भगवान। ठीक है, उसके बाद आता है नीलकंठ, बताई दिए तो शंकर जी या शिव भगवान। ठीक है, ये तो सिंपल सा हो गया कि जिसमें भगवान का नाम आए या फिर जिसका तीसरा अर्थ निकले। ठीक ना, इस सब का तीसरा अर्थ है। दशानंद, रावण का सबका अलग अर्थ है। ठीक ना, लंबोदर का मतलब गणेश जी, दोनों वर्ड में कोई सिमिलरिटी नहीं है, बस जानते हैं लंबोदर गणेश जी को कहते हैं, बस इतना जानते हैं। पीताम्बर कृष्ण जी को कहते हैं, चंद्रमौली या नीलकंठ शिव को कहते हैं, गजानन गणेश को कहते हैं, चक्रपाणी विष्णु को कहते हैं। ऐसा सीधा सीधा मानते हैं, क्यों कहते हैं, काहे कहते हैं, ये सब नहीं देखने वाला होता। ठीक ना, बस तीसरा अर्थ निकले हमारा बहुब्रीहि समास हो जाएगा। एक और देखेंगे हम, चतु, चतुरानन। ठीक है, चतुरानन लिखे हुए हम, मतलब चतुरानंद, चतुर्भुज, चतुर्भुज, 4 गो बाह वाला, तो ऐसा गणेश जी भी होते हैं ना, चतुरानंद। उसके बाद लिखेंगे त्रिनेत्र, त्रिनेत्र मतलब क्या होते हैं, शंकर भगवान। ठीक ना, उसके बाद पंचाली, पंचाली, पंचानंद, त्रिभुवन, त्रिभुवन। तो यहाँ पे आप समझिए, आप मांगिएगा कि नहीं चतुर्भुज मतलब 4 भुजा वाला, तो ये हमारा हो जाएगा द्विगु समास। अब सही है, द्विगु समास तो ये है ही, लेकिन चतुर्भुज मतलब तीसरा आदेश क्या निकला, गणेश जी, तीसरा आदेश क्या है, गणेश। तो जब तीसरा अर्थ निकले तो हम कौन समास मांगते हैं, हम मांगते हैं बहुब्रीहि समास। ठीक है ना, बहुब्रीहि समास।
तो यहाँ पे भी सेम कंडीशन, यहाँ पे भी हम देखेंगे क्वेश्चन में मतलब ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन कौन कौन है। ऑप्शन अगर द्विगु समास है तो द्विगु समास देखेंगे, अगर बहुब्रीहि समास है तो बहुब्रीहि समास देखेंगे। ऐसा कितना समास है जो आपस में ओवरलैप हो जा रहा है, ठीक ना, मतलब कि इसका इसमें आ जाएगा लेकिन इसका इसमें भी, दोनों में आ जाता है। तो वहां पे ऑप्शन पे टिकेंगे कि ऑप्शन देखेंगे किस टाइप से ऑप्शन दिया है, हम उसी टाइप से मांगेंगे। ज्यादा यहाँ पे होशियारी करेंगे, मतलब कि पहला ऑप्शन पढ़ लिया, आगे वाला ऑप्शन न पढ़े तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे सोच समझ के मांगे कहाँ से कितना ओवरलैप हो जाएगा। जैसे देखिए अभी देखिए चतुरानन, ये बहुब्रीहि समास भी हो गया, द्विगु समास भी हो गया। ऐसे ही बिना बहुत ऐसा समास है ना जो एक दूसरे से मिलता जुलता रहता है, ठीक ना। तो ये अपना देख के मांगिएगा, नहीं तो अब गलती होगा तो फिर बाद में ना कहिएगा कि सर ऐसा पढ़ाए तो ऐसा पढ़ाए थे। ठीक है, तो हम बहुब्रीहि समास को यहीं पे एंड करते हैं और समास के क्लास को भी एंड करते हैं। अब मिलेंगे इसके क्वेश्चन आंसर के साथ, समास का सब क्वेश्चन आंसर के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।